केडी यार, तेरे तेज दिमाग के साथ साथ ना तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर का भी जवाब नहीं है। हाँ, पर वो क्यों अशोक? क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं जीवन में जिनको उत्तर ही नहीं मिलता। तो हंस लेना अच्छा। भाभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। वैसे भी किचन में कौन सी चीज कहाँ रखी है तुम्हें नहीं पता। तुम बैठो। भाई साहब छोले बहुत अच्छे बने हैं, थोड़ा टेस्ट तो कर लीजिए। पेट में बहुत जलन हो रही है सवेरे। आपके पेट की जलन का इलाज है मेरे पास। मिश्री, सौंफ और हरी इलायची का 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के पी लीजिएगा। बस आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा। आपका ये उपाय अभी जाकर ट्राई करूंगा। मधु, माता जी की तबीयत कैसी है? माँ आजकल चल फिर नहीं सकती। दवाइयों और फिजियोथेरेपी के सहारे आशा करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, और ठीक हो जाएगी। एक काम करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद माँ के कमरे में चलते हैं। जी दीदी, दूध गर्म हो गया? बस वही कर रही थी। माँ जी को जाके दे दो। जी। केडी, ये माँ की पर्सनल अटेंडेंट है, माँ की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखती है। माँ जी खुद लेकर आई थी उसे 2 साल पहले। मैं तो खुश हूँ कि कोई तो है मेरी मदद करने के लिए। एक्सक्यूज। बार बार क्यों फोन कर रहे हो यार मुझे? अरे अभी घर पे मेहमान आए हुए हैं। हाँ जानता हूं मैं, थोड़ा और समय चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पैसे स्मिथ के साथ चुकाऊंगा। मेरे पास एक कमाल प्लान है। मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, सिर्फ 2 दिन। माँ देखो, केडी मिल रहा है आपसे। कैसी है माता जी? बहुत अच्छा किया केडी बेटा, जो तुम चले आए। अब इस उम्र में तो जिस सुबह आंख खुल जाए ईश्वर का परोपकार समझना चाहिए, वरना अब तो कभी भी बुलावा आ सकता है। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अभी तो तुम्हें अपने पोते और पोती की शादी करवानी है। अशोक सही कह रहा है। वर्तमान जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं, और अतीत भी वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं, क्योंकि अतीत के पन्नों में ही मेरी पोती का भविष्य छुपा है। लेकिन उससे पहले मुझे केडी बेटे से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है माँ। केडी, मैं आता। कुछ दिनों में कोई मुझे मार डालेगा। तू वादा कर, जब मेरा कत्ल होगा तू मुझे इंसाफ दिलाएगा। माता जी कुछ नहीं होगा आपको। आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। वादा करके तू पता लगाएगा। अशोक, बड़ी तो विचित्र बात कर दी माता जी ने। कह रही थी कि अपने प्राण को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा परेशान है, चिंतित है वो। यार ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दवाइयों के ओवरडोज की वजह से उन्हें नींद आने लगती है और बेसुधी में इस तरह की बिना मतलब की बातें करने लगती है। तू चिंता मत कर। है ये पुरानी लत है तेरी, छोड़ क्यों नहीं देता? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। शराब तो मैं कब की छोड़ चुका। आदत होना बुरी बात है, और उस आदत की गुलामी करना उससे भी अधिक बुरी बात है। कोशिश कर, तेरी सेहत का सवाल है। हो सकता है तो छोड़ दे। चल। हेलो,
मुझे मार डालेगा। तू वादा कर, जब मेरा कत्ल होगा मुझे इंसाफ दिलाएगा। मैं वादा करता हूँ माँ जी, आपके हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगा। प्लीज मेरी हेल्प कर। मैंने कुछ नहीं किया मैंने यार। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ को जहर दे के मार दिया। चलो मैं आता हूँ फिर चलो। हाँ प्लीज। आखिर कोई सोच भी कैसे सकता है कि मैं खुद अपनी माँ को। केडी मेरी बात का यकीन कर कि जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है भाई। तू धीरज रख अशोक। कैसे रखूं? किसी ने मेरी माँ की जान ले ली है, पास चली गई है। केडी केडी तू जानता है ना मैं अपनी माँ को कितना प्यार करता हूँ, जानता है ना मेरे भाई। अशोक मैं समझता हूँ अशोक, भरोसा रख मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा भरोसा मत तोड़ना। हाय सर, ये रहे केस के पेपर्स, FIR एंड मेडिकल रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से डेथ पॉइजन से हुई। FIR में कहा गया है कि रात में सोने से पहले अशोक ने अपनी माताजी को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था। अगर अशोक निर्दोष है तो उसके विरुद्ध ये जो सारे सबूत है उससे भी बड़ी एक मुसीबत है। क्या सर? प्रोसिक्यूटर का नाम नहीं पढ़ा तूने? जयदीप ठकराल। क्या कलाम है उनका, मुजरिमों का काल ठकराल। सबूतों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से केस को आगे ले जाता है। कई लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया उसने। मिस्टर केडी पाठक, ठकराल साहब, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। आपके बारे में भी बहुत सुना है ठकराल साहब। ये भी सुना है कि आपको किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं। फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि मुजरिमों का काल है ठकराल। ये केस क्यों लिया आपने? किसी को वचन दिया है ठकराल साहब, जो अपने शब्द का नहीं वो अपने रब का नहीं। लेकिन पाठक साहब, केसेस जुमलों से नहीं सबूतों से जीते जाते हैं, तथ्यों से जीते जाते हैं। इतने वर्ष वकालत करने के बाद एक बात सीखा हूं ठकराल साहब, सत्य हमेशा सत्य नहीं होते। विश यू ऑल द बेस्ट। योर ऑनर, मैं अदालत का समय बचाने के लिए जाना चाहता हूं, इसलिए इस केस को सिर्फ 2 बातों में बयान कर देता हूं। पहली बात तो ये कि मुल्जिम अशोक सक्सेना एक शराबी और नाकारा व्यक्ति है जिसने दूध में जहर मिलाकर अपनी मां यानी कि मिसेस सक्सेना की हत्या कर दी। और दूसरी बात यह कि मैं अदालत के सामने एक चश्मदीद गवाह पेश करना चाहता हूं जिसका नाम है मधु, जो कि मिसेस सक्सेना की पर्सनल अटेंडेंट है। अनुमति है। मधु, अदालत को बताइए कि क्या हुआ था उसका। मधु जी माँ के लिए दूध गर्म कर दिया? हाँ बस हो गया। चलो आज मैं माँ के लिए दूध ले जाता हूँ। माँ मुझे प्लीज माफ कर देना, प्लीज। सर अगली सुबह जब मैं माँ जी के कमरे में गई तो माँ जी, मैंने अपनी माँ को जहर नहीं दिया। अच्छा, तो माफी किस बात की मांग रहे थे आप? मैं कभी भी एक अच्छा बेटा साबित नहीं हुआ। हमेशा निराश किया मैंने अपनी माँ को। खुद को एक अच्छा बेटा साबित करने के लिए खुद को एक मौका देना चाहता था मैं। मेरा एक संदेह दूर कीजिए श्रीमान अशोक साहब।
आपने अपनी माता से क्षमा मांगने के लिए वही रात क्यों चुनी? कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही। आपकी लड़खड़ाहट ये बता रही है मिस्टर अशोक सक्सेना कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाक था कि 2 दिन पहले आपको ये पता चल गया कि आपकी माता वसीयत में तब्दीली करना चाहती? क्यों ना अशोक सक्सेना की शराब की लत और नाकारापन से इनकी मां मिसेस सक्सेना बहुत दुखी थी और इस बात को लेकर मां बेटे में झगड़े हुआ करते थे और सारा परिवार इस बात से वाकिफ। लेकिन 2 दिन पहले एक खास बात हुई और मिसेस सक्सेना ने अपने खानदानी वकील रवि यादव को फोन किया। जी यादव जी, जैसा मैंने बोला था वैसे बदलाव कर दिए हैं ना वसीयत में। वसीयत के कागज लेकर घर आ जाइएगा। जी मिस्टर अशोक सक्सेना, आपको यह डर था कि कहीं आपकी मां आपको उनकी जायदाद से बेदखल न कर दे, इसलिए बदली हुई वसीयत पर दस्तखत करने से पहले आपने उन्हें मार दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं मुजरिमों का काल है ये टकराल, और बहुत जल्द आपको भी ये पता चल जाएगा मिस्टर अशोक सक्सेना। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर है योर ऑनर कि श्रीमती सक्सेना की मृत्यु दूध में मिलाए हुए जहर की वजह से हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस कप में जो थोड़ा सा दूध बचा था उसमें जहर पाया गया था और कप के ऊपर जो उंगलियों के निशान थे वो श्री अशोक सक्सेना साहब के ही। मधु ने यह बयान दे ही दिया है कि उस रात क्या हुआ। श्रीमती सक्सेना के वकील का बयान भी उनके एफिडेविट के साथ दर्ज है। केस बिल्कुल साफ है। मैं इस अदालत से अपील करता हूं कि मुल्जिम अशोक को मुजरिम करार दिया जाए। टकराल साहब, आप इस केस के परिणाम तक पहुंचने में अति शीघ्रता कर रहे हैं। अगर आपको आपत्ति न हो तो आपके इस चश्मदीद गवाह से मैं वार्तालाप करना चाहूंगा। चलिए, आप अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिए मिस्टर पाठक, लेकिन मेरी गति में गतिरोध मत पैदा कीजिएगा। जैसे आपकी आज्ञा। तो मधु, तुम्हारे कथन के अनुसार तुम उस समय दूध को गर्म कर रही। जी। तत्पश्चात अशोक ने उसी दूध को कप में डाला और वो कप अपनी माताजी तक लेकर गए। सही कह रहा हूँ? यस। तो इस प्रतिक्रिया में क्या कभी भी किसी और व्यक्ति ने उस कप को या उस दूध को छुआ अथवा वो दूध या कप कभी आपकी आंखों से ओझल हुआ? दूध नहीं, सब मेरे सामने ही हुआ था। मधु, ठकराल साहब ने तुम्हें चश्मदीद गवाह कहा है। चश्मदीद गवाह वो होता है जो हत्या को होते हुए देखता है या हत्या की प्रतिक्रिया को देखता है। क्या तुमने अशोक को उस दूध में या उस कप में जहर डालते हुए देखा? नहीं सर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा था। अर्थात तुम चश्मदीद गवाह हो ही नहीं सकती। फिर ठकराल साहब, आप इन्हें चश्मदीद गवाह कह रहे हैं? क्योंकि पाठक साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस कप में बचे हुए दूध में विष था और ये सिद्ध हो चुका। कप में जो बचा हुआ दूध था उसमें जहर था। बात तो उचित है ठकराल साहब की, जिसका ये अर्थ होता है, अब ये संभावना उजागर होती है कि वो जहर कप में जो दूध था उसमें नहीं मिलाया गया, किंतु जिस बर्तन में वो दूध गर्म हो रहा था उसमें मिलाया गया था और बर्तन में दूध आप ही गर्म कर रही थी। तो ये संभावना तो है अब मधु की वो विष दूध में आपने मिलाया हो। आपने मिलाया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब मेरे गवाह को झूठे इल्जाम लगाकर डरा रहे हैं। किंतु ये ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पाठक, अगर आपके पास विटनेस के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, इस समय मेरे पास इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं। मैं केवल इस संभावना को उजागर करने का प्रयास कर रहा था कि अशोक के अतिरिक्त किसी और ने उस दूध में विष मिलाया हो। अगर ऐसा है योर ऑनर तो ये भी संदेह के दायरे में आती है। सब मैं
2 मिनट के लिए किचन से बाहर गई थी, मुझे एक फ़ोन आया था। हेलो। लेकिन सर वो मैं इसलिए बाहर गई थी क्योंकि किचन में मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, पर सारा वक्त मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी और उस वक्त किचन में कोई नहीं आया था। अंत में 2 ही प्रश्न पूछूंगा तुमसे, केवल हाँ या ना में उत्तर देना। क्या यह सत्य है कि उस रसोई घर में एक द्वार और है जो डाइनिंग रूम की ओर खुलता है? हाँ, लेकिन जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दीजिए, हाँ या ना में। क्या यह भी सत्य है कि जिस द्वार के बाहर तुम खड़ी होकर अपने दूरभाष यंत्र पर वार्तालाप कर रही थी, वहां से वो दूसरा द्वार दिखाई नहीं देता है? हाँ, सच है। बैठिए आप। धन्यवाद। इससे कुछ भी साबित नहीं होता है मिस्टर पाठक। क्यों साबित नहीं होता टकराल साहब? अगर आप ध्यानपूर्वक विचार करें तो आपको भी लगेगा कि रसोई घर के जिस द्वार के बाहर मधु खड़ी होकर अपने दूरभाष यंत्र पर वार्तालाप कर रही थी, वहां से वो रसोई घर का दूसरा द्वार देख नहीं पा रही थी। तो संभव है कि उस द्वार से कोई अंदर आया हो जिसने उस बर्तन में विष मिलाया हो जिसमें दूध गर्म हो रहा था। राइट? योर ऑनर, इस संभावना के चलते मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जिस बर्तन में मधु ने दूध गर्म किया था उस बर्तन की फोरेंसिक्स जांच की जाए और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती इस केस को यहीं स्थगित किया जाए। ग्रांटेड। इस केस की अगली सुनवाई रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, हो सकता है ये काम मधु का हो। नहीं वरुण, माता जी को मारने का कोई कारण नहीं था मधु के पास, और अगर मधु मारना चाहती तो माता जी के खाने पीने की चीज में उनके दूध में विष मिलाकर उन्हें नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि हर कोई उस घर में जानता है कि माता जी के खाने पीने की चीज सिर्फ मधु ही देती थी उन्हें, तो संदेह सीधा उस पर जाता। संभव है कि हत्यारा चाहता था कि संदेह मधु पर जाए, इसीलिए विष दूध में मिलाकर दिया। और उसी समय दुर्भाग्यवश अशोक, जो कभी अपनी माता जी के लिए दूध नहीं लेकर जाता था, उसी रात दूध अशोक लेकर गया। इस आरोप में वो फंस गया। बड़ा ही पेचीदा मामला है। अगर ऐसा हुआ हो तो फिर वो तीसरा व्यक्ति कौन था जिसने विष डाला और कैसे प्रवेश किया उसने उस रसोई घर में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है वरुण। सर, आपने अदालत में बोला था ना वो दूसरा दरवाजा, हो सकता है कोई उस दूसरे दरवाजे से आया हो। हाँ, उस रसोई घर में दूसरा दरवाजा है लेकिन बंद है। रसोई घर की ओर वहां गैस के सिलेंडर रखे हैं और पीछे की ओर डाइनिंग रूम की ओर शेल्फ रखे हैं। दरवाजा खुल ही नहीं सकता। आया कैसे फिर वो तीसरा व्यक्ति? और रसोई घर में तो उस रात मधु और अशोक के अतिरिक्त और कोई था भी नहीं। केडी पाठक। जी जी, धन्यवाद। जैसा कि मैंने सोचा था वरुण, उस बर्तन में विष के कोई अंश नहीं। मतलब आपने बर्तन की जांच की अनुमति इसलिए मांगी ताकि हमें थोड़ा और वक्त मिल सके? हाँ, समय पाने के लिए मैंने अदालत में यह चाल चली। कड़ी छूट रही है वरुण। जब माताजी से मैं भेंट करने गया था तो माताजी ने पता नहीं यूं ही कह दिया था या उन्होंने कहा था मुझसे कि कोई उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है। क्या? काश मैंने उनकी बात जरा गंभीरता से ली होती तो संभवतः आज वो जीवित होती। एक काम कर तू वरुण, माताजी के वकील से भेंट कर और पता लगा कि जो नई वसीयत माताजी ने बनवाई थी उसमें क्या क्या बदलाव किए थे। जी सर। संभवतः वहीं से हमें इस केस की कड़ी मिलेगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। धन्यवाद। अरे नैना, सुनो, बैठो यहाँ। बड़ा प्यारा टेडी बेयर है तुम्हारा। क्या नाम है? नाम है इसका कोई? मैंने भी तक इसका नाम नहीं रखा। बड़ा होकर क्या बनेगा ये? एक्टर। अच्छा,
तो तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? ऐसा कुछ नानी ने तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात की तुम्हारे फ्यूचर के बारे में? नहीं अंकल, दादी माँ ज्यादा बात नहीं करती थी। मम्मी कहाँ गई है? वो बाजार गई है। जाओ खेलो तुम। ये जो हुआ कप में दूध दिया गया था माता जी को, सेट है उसका और भी कप है? नहीं सर, असल में उस कप का इस्तेमाल बाबूजी करते थे, माँ जी ने ही बताया था मुझे। और उनके जाने के बाद माँ जी उसी कप में चाय या दूध पिया करते थे। तुम ही देती थी उन्हें? हाँ सर, मैं ही दिया करती थी। पर मेरा विश्वास करिए, माँ जी की जान लेने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। माँ जी तो मुझे अपने परिवार वालों की तरह प्यार करती थी। जरा उनके शयन कक्ष में। रोहन, कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मिसेस सक्सेना अपनी वसीयत में इतना बड़ा बदलाव करना चाहती। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये रही उनकी नई वसीयत। लेकिन कानूनन ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस पर मिसेस सक्सेना के दस्तखत नहीं है। मधु, इस कमरे में किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया तुमने? नहीं सर, सब कुछ वैसे ही है। अतीत के पन्नों में ही मेरी पोती का भविष्य छुपा है। माता जी तुम्हें परिवार का सदस्य समझती नहीं थी। वो जानती थी कि तुम इस परिवार की सदस्य हो। उनकी एक नहीं दो पोतियां थी, और एक पोती तुम हो। एक पोती तुम्हारी माता जी का पत्र है जो उन्होंने तुम्हारे पिता अशोक को लिखी थी मृत्यु से पहले। अशोक भैया मेरे पिता? ये माता जी के हाथ में आ गई होगी, अशोक तक पहुंची ही नहीं है। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके जाने के बाद तुम्हारा और कोई सहारा नहीं रहेगा, इसलिए माता जी तुम्हें उनका सहायक बनाकर इस घर में लाई। तुम्हारी दादी की कमी तो अब पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी सहायता करो। तुम्हारी दादी के हत्यारे को हम पकड़ेंगे। उस रात जब मैं माता जी से मिलने आया था, मुझे ऐसा लगा कि उनकी बातों से मैं आभास हो गया है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। क्यों हुआ? क्यों उन्हें ऐसा लगा होगा मधु? क्या तुमने कुछ देखा, सुना इस घर में? कोई विचित्र घटना? किसी पर संदेह है तुम्हें? तुम्हारी इन हरकतों से कब अपनी जिम्मेदारी संभालोगे? सारा बिजनेस सुकेश के हाथ में चला गया और घर का सारा काम मैं करती हूँ, एक नौकरानी की तरह। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे के भविष्य के बारे में तो सोचो। क्या करूं मैं, क्या करूं?
नया काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं मेरे पास, ऊपर से माँ ने वसीयत बदल दी। वकील साहब को फोन किया था मैंने, लेकिन उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया। क्या करूं मैं, और जान से मार दूं अपनी माँ को? परेशान करके रखा है, घर में चैन है ना बाहर। समझ नहीं आता जाऊं तो जाऊं कहां। माँ जी, अब ना मैं भी आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखूंगी। आपकी चाय, दूध, दवाई, हर चीज़ का ध्यान रखूंगी मैं भी। अब ठीक है? तुम्हारे पिता अशोक ने माताजी को मारने की बात की थी। सुकेश घर में रिवॉल्वर लेकर आए और रोमिला बाजार से मांस काटने का छुरा। किंतु इस घर में तो सब शाकाहारी है। भाई साहब। अरे भाभी जी, आप आइए आइए, बैठिए। मुझे आपसे अशोक के बारे में बात करनी थी। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए भाई साहब, मुझे पूरा यकीन है उन पे। चिंता मत करिए भाभी जी, पूरा प्रयास कर रहा हूं। जितना विश्वास आपको अशोक पर है, उतना ही विश्वास मुझे भी उस पर है। इसे अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके पास आने वाला था बात करने। क्या बात भाई साहब? मैं चाहता हूं कि आप ये चिट्ठी पढ़ें। जी, मधु अशोक की बेटी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके विवाह के पहले की बात है। अशोक और मधु की माताजी कविता के बीच में प्रण था। परिस्थितियों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। ये बात अशोक भी नहीं जानता कि मधु उसकी बेटी है। वरुण, वरुण। यस सर। एक काम कर वरुण, सक्सेना परिवार के हर सदस्य पर नजर रख। और सुन, जाने से पहले अपना टेबल साफ कर ले। बिखरा हुआ पड़ा हो सब कुछ। कल सवेरे बिजली आएगी तो नाराज हो। राइट सर। सर पता नहीं आजकल मिसेस बिलमौरे को सारी चीजें जमा कर रखने की बीमारी हो गई। ये अच्छी आदत है, हर वस्तु अपने स्थान पर रखी। हर वस्तु अपने स्थान पर रखी गई। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सुकेश, जिस रात माताजी की हत्या हुई, क्या उस रात आप उनके शयन कक्ष में गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये कुछ चीज देखिए, ये इसमें से किसी वस्तु को पहचानते हैं आप? देख लीजिए, हाथ में देखकर ठीक से देखिए। में से किसी भी चीज को नहीं पहचानता। मैं भी नहीं पहचानता। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप पाठक साहब? ये मजाक नहीं है टकराल साहब, ये ओसीडी। ओसीडी अर्थात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बत्ती जल रही है या नहीं, द्वार की कुंडी लगी है या नहीं, हर वस्तु को अपने सुनिश्चित स्थान पर क्रमांक अनुसार लगाता रहता है। जिस प्रकार से सुकेश जी ने इस ट्रे पर हर चीज अपने व्यवस्थित स्थान पर रखी है। क्यों सुकेश जी, आप ओसीडी से पीड़ित हैं? पाठक साहब, अगर सुकेश जी मानसिक रोगी हैं भी तो इसका अर्थ ये होता है सुकेश जी के
उस रात जिस रात आपकी माताजी की हत्या हुई थी, अशोक जी के वहां जाने के पश्चात आप अपनी माताजी के शयन कक्ष में गए। प्रमाण योर ऑनर, पुलिस द्वारा ली गई ये फोटोज, मैं आग्रह करूंगा कि आप इन्हें एक बार ध्यानपूर्वक देखें। योर ऑनर, इन चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि माताजी के सिरहाने के बगल में जो मेज रखी है उस पर हर वस्तु अपनी सुनिश्चित स्थान पर रखी गई है क्रमांक अनुसार। और मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि ये काम केवल आपका है, जिसका अर्थ ये होता है कि अशोक जी के जाने के पश्चात आप माताजी के कक्ष में गए थे। अब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस बात का प्रमाण मेरे पास क्या है। वहां मेज पर रखी हुई हर वस्तु की जांच कराई जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उंगलियों के निशान उन पर अवश्य मिलेंगे। अब बताइए, आप कक्ष में गए थे या नहीं? आपने अपनी माताजी की हत्या क्यों? What? आप कक्ष में गए थे या नहीं? आपने अपनी माताजी की हत्या क्यों? What? मैं माँ के पास गया था, मैंने झूठ बोला पहले आपसे, मगर मैंने माँ को नहीं मारा। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? मेरे सहायक ने ये जानकारी प्राप्त की है कि आपको अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा घाटा हुआ था और आपको बैंक गारंटी देनी थी और आपने अपना घर, आपका अपना घर नहीं, माताजी का घर आपने गिरवी रखा था बैंक के पास। जो कागजात आपने जमा किए थे बैंक के पास, उस पर आपकी माताजी के हस्ताक्षर थे, जबकि आपकी माताजी घर 3 हिस्सों में बांटना चाहती थी, तो वो घर वो बैंक के हाथों में क्यों देगी? जिसका अर्थ ये होता है कि जो हस्ताक्षर आपकी माताजी के थे उन कागजात पर, वो हस्ताक्षर आपकी माताजी के नहीं थे, आपके थे। आपने जाली हस्ताक्षर किए थे उन कागजातों पर। जब आपको ये पता चला कि आप बैंक का ऋण नहीं उतार पाएंगे, वो घर आपके हाथों से आज नहीं तो कल गया और इस बात का पता आपकी माताजी को लगेगा, तो आपने सोचा कि क्यों ना उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। आपने उनकी हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। ये भी पता लगा सुकेश जी कि आपने घर में रिवॉल्वर रखा हुआ है। संभवतः आप अपनी माताजी को गोली मारना चाहते थे। फिर आपने सोचा कि आपका रिवॉल्वर अगर आप चलाएंगे, गोली मारेंगे अपनी माताजी को, तो बात बाहर आएगी, आप फंस जाएंगे। आपने सोचा क्यों ना जहर देकर मार दिया जाए उन्हें, ताकि आप पर कोई संदेह ना करे। वो रिवॉल्वर मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी। मेरी परिवार को मारने की धमकियां मिल रही थी मुझे, मैं क्या करता? वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छी जांच की है आपने पाठक साहब। लेकिन हमने भी थोड़ी सी जांच की और हमारे सामने भी कुछ चीजें आई। सुकेश जी अपनी माता के पास गए और उन्होंने सब कुछ सच सच उगल दिया। और श्रीमती सक्सेना ने बैंक में फोन करके अपने फिक्स डिपॉजिट से कर्जे की एक किस्त भी अदा कर। और बैंक ने एक योजना बनाई जिसके तहत सुकेश जी इंस्टॉलमेंट्स में कर्ज अदा कर सकते थे। और उसके लिए बैंक के मैनेजर खुद सुकेश जी के यहाँ आए और श्रीमती सक्सेना के साथ बैठकर ये डील की गई। योर ऑनर, ये हैं उस डील के कागजात। तो पाठक साहब, सुकेश जी के पास अपनी माता को मारने की कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, बल्कि वो आभारी थे अपनी माता के। तो पाठक साहब, आपसे मेरा आग्रह है कि अगली बार आप जब जांच करें, रिसर्च करें, तो जरा बेहतर तरीके से कीजिएगा, तथ्यों पर आधारित। योर ऑनर, मैं रोमिला जी को कटघरे में बुलाकर उनसे प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें तो। रोमिला जी, कृपया बताएं, ये गृह कार्य में अचानक आपकी रुचि कैसे जागी? भाभी हमेशा घर का सारा काम करती थी और सारी तारीफें भी उन्हें ही मिलती थी, और मुझे सिर्फ उनके ताने। तंग आ गई थी मैं उन पर डिपेंड होके। किंतु ये बताइए कि एक शाकाहारी घर में आप मांस काटने का बड़ा छुरा उपलब्ध करके क्यों लेकर गई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात का ऑब्जेक्शन? आपकी सूचना के लिए हत्या चाकू से नहीं हुई। टकराल साहब, मैं भली भांति जानता हूँ कि हत्या उस विष से हुई है जो दूध में मिलाया गया, और वो दूध आपने खरीदा था बाजार से। बताइए, आपने खरीदा था? पाठक साहब, जी जी, क्या कह? दूध वाले बर्तन में विष नहीं था, ये रिपोर्ट आ चुकी है और ये सिद्ध हो चुका है। विष उस प्याले में था जिसमें थोड़ा सा दूध रह गया था, और उसे आपके क्लाइंट अशोक सक्सेना के अतिरिक्त किसी और ने नहीं छुआ था, इसलिए हत्या की है अशोक सक्सेना ने। हाँ, मैंने किया है। अशोक, मैंने किया है ये। तो क्या कह रहे हो? ये सच है केडी। मैं नहीं मारा अपनी माँ को।
मैंने दिया था दूध में जहर। मैं नहीं मारा अपनी माँ को, मैंने दिया था दूध में जहर। पाठक साहब, पहली मुलाकात में मैंने आपसे क्या कहा था? मुजरिमों का हाल है ये टकरा। अद्भुत बात है, पर सुकेश की जांच में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई तुझसे? आई एम रियली सॉरी सर। मैं बाकी के पेपर्स बैंक से लेकर आया था, लेकिन फाइल करना भूल गया। वरुण का मिस्टेक नहीं है केडी, मेरा मिस्टेक है। वरुण तो पेपर्स तुम्हारे टेबल पर रखा था, पर क्लीनिंग के टाइम पे मैं गलती से गलत फाइल में रख दी। बिली, झूठ मत बोलिए। मैं देख रहा हूँ मेज पर कल मैं रात को जहाँ कलम रख कर गया था, कलम वही है, राइटिंग पैड भी वही है। आपने मेज की सफाई की नहीं, वरुण को बचाने के लिए आप झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं मारा अपनी माँ को, मैंने दिया था दूध में जहर। वरुण, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने वाली थी, कौन सा विष उपयोग किया गया है आई? जी सर, मैं वो रिपोर्ट लेकर आया। तो आपने अपनी माताजी की हत्या की उनके दूध में विष मिलाकर? हाँ, मैंने की। आपने अपनी माताजी को मारा। अदालत को बताइए अशोक, कौन सा विष मिलाया था आपने दूध में? वो याद नहीं आ रहा, या मेरे प्रश्न का उत्तर है ही नहीं आपके पास? वो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। किंतु उससे पहले योर ऑनर, मैं इनकी पत्नी लीना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। सर्वप्रथम योर ऑनर, मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहूंगा कि दूध में जो विष मिलाया गया था जिसके कारण माताजी की मृत्यु हुई, उसका नाम ज़ैक्सोनिटिन है। 6 आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है योर ऑनर। ये औषधियां आयुर्वेद में अलग अलग रोग की चिकित्सा के लिए अलग अलग प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। और लीना जी, आपको तो अधिक मात्रा में आयुर्वेद का ज्ञान होगा, आपके पिताश्री बहुत महान वैद्य हैं। आपके पेट की जलन का इलाज है मेरे पास। मिश्री, सौंफ और हरी इलायची का 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में डाल के पी लीजिएगा, बस आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा। बहुत बहुत आभार मानता हूँ आपका कि जो नुस्खा आपने दिया था मुझे आयुर्वेदिक, उससे बहुत लाभ हुआ मुझे। जहाँ हम आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना, योर ऑनर, ये क्या अनर्गल बातें चल रही हैं? पाठक साहब के मुवक्किल श्रीमान अशोक सक्सेना जी ने इकबाल जुर्म कर लिया है। अब ये फालतू में अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, ठकराल साहब को तो वकालत में वर्षों का अनुभव है। पिछली सुनवाई में इन्होंने मुझे सलाह दी थी मुफ्त में योर ऑनर कि जब भी मैं केस का अध्ययन करूं तो उसे ठोस रीत से करूं। वैसा ही मैंने किया। मेरे सहायक ने पता लगाया कि अशोक के घर के निकट 3 आयुर्वेदिक औषधि की दुकान है। तीनों दुकानों पर वो गया अशोक और लीना जी का चित्र लेकर। उसमें से एक दुकानदार ने लीना जी को पहचाना। मात्र इतना ही नहीं योर ऑनर, उस दुकानदार ने मेरे सहायक वरुण को एक बिल की कॉपी दी, जो बिल आपके नाम पर फाड़ी गई थी लीना जी, जब आपने वो 6 औषधियां वहां से ली थी जिनसे आपने विष बनाया था। योर ऑनर, उस विष को कभी दूध में मिलाया ही नहीं गया। उस विष को बनाकर लीना ने उस कप पर रगड़ दिया था जिस कप में माता जी दूध पिया करती थी। योर ऑनर, लीना को पता था कि हर रात की तरह उस रात भी मधु माता जी के लिए गर्म दूध लेकर जाएगी, किंतु दुर्भाग्यवश उस रात अशोक दूध लेकर गया। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ठकराल साहब ने एक बात उठाई थी। ये कहा था कि उस कप को अशोक जी के अतिरिक्त अगर किसी ने छुआ ही नहीं तो किसी और का उस दूध में
विष मिलाना संभव ही नहीं। इसी बात को अशोक समझ गया यार। वो जानता था कि घर का सारा काम लीना ही करती है, और यही बात इस कटघरे में रोमिला ने भी कही थी। भाभी हमेशा घर का सारा काम करती थी। वो जानता था कि उसके अतिरिक्त केवल उसकी पत्नी लीना ने उस कप को छुआ, और उसकी पत्नी लीना ने ही उस कप में विष घोला। लीना जी, अब मैं आगे कहूं या बाकी की राम कहानी आप सुनाई? हाँ मैंने किया, वो सब कुछ किया जैसे आपने बताया। लेकिन मैं अशोक को बचाना चाहती थी, और उस रात मैं आपके ऑफिस आई थी, सच बता दे। लेकिन उसके पहले आपने मुझे अशोक की उस नाजायज औलाद के बारे में बता दी। मैं अंदर ही गुस्से से पागल हो गई थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया अशोक, और तुमने मुझे ये सिला दिया। लीना, ये क्या कह रही हो तुम? लीना जी, बहुत बड़ी भूल कर दी आपने। मैं समझता हूं कि आपने जो किया अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए किया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि माताजी आपके पति अशोक को अपनी धन संपत्ति से बेदखल करने वाली है, किंतु ऐसा नहीं था। वो केवल मधु का नाम उस वसीयत में जोड़ना चाहती थी। आपको समझने में भूल हो गई। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत लीना सक्सेना को दोषी पाते हुए उस पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है, और साथ ही अशोक सक्सेना को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. आ गया है ठकराल साहब। कंग्रेचुलेशन मिस्टर पाठक, मगर ये मत समझिएगा कि आपने मुझे हरा दिया है। हम फिर मिलेंगे इसी अदालत में। अब आपको पता चलेगा कि मुजरिमों का काल ठकराल, किंतु अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि असत्य का घातक केडी